टॉपिक है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ना इससे पहले ना इसके बाद इतना कम्प्रीहेंसिव एक्ट नहीं आया। इसका बैकग्राउंड पहले सुन लें। बैकग्राउंड इसका ये था, लॉन्ग बैकग्राउंड था, कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आए, उनके अंडर साइमन कमीशन बना 1927 में। कमीशन मोस्टली इंडियन पार्टीज़ की तरफ से बायकॉट हो गया। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज किया कि कोई इंडियन पार्टीज़ मिल के कॉन्स्टिट्यूशन लें जिसमें सबका कंसेंसस हो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दी सिचुएशन, स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़। फिर जिना के 14 पॉइंट्स आए, उनको हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया। साइमन कमीशन की फिर फाइनली रिपोर्ट 1930 में आई। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई 1930 से 32 तक। इसके रिज़ल्ट में कम्युनल अवार्ड दिया गया 1932 में। उस पर भी काफ़ी लोगों को एतराज़ हुआ। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वाइट पेपर इशू किया, रिकमेंडेशंस थी जिसमें इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बेस पे। फिर उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमेटी को दिया गया। उस कमेटी ने काफ़ी दिन बहस की दोनों हाउसेस में, और फाइनली फिर उन्हीं रिकमेंडेशंस और वाइट पेपर की रिकमेंडेशंस की बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसके जो फीचर्स थे वो कुछ ये थे। सबसे पहले तो जिस बात पे सबका कंसेंसस काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, फेडरल सिस्टम दिया गया, फेडरेशन दी गई। फिर सेंटर में जो है सेमी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई। सेमी रिस्पॉन्सिबल क्यों कह रहे हैं, ये आगे चल के मैं आपको जब गवर्नर जनरल की पावर बताऊंगा कितनी ज़्यादा दी गई इसमें, तो फिर आपको समझ आएगी। ये सेंटर में थी। प्रोविंशियल ऑटोनमी दी गई, इस पर भी सब पार्टीज़ का कंसेंसस था, काफ़ी अर्से से कह रहे थे। लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल्स थे, कंप्लीट नहीं दी गई, गवर्नर्स को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो बात हम कर रहे थे, गवर्नर्स, ये प्रोविंशियल लेवल पे, और गवर्नर जनरल ऊपर सेंट्रल लेवल पे, इनको स्पेशल पावर्स दी गई बहुत ज़्यादा। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को ओवरराइड कर सकते थे, उनके बिल पास होने के बावजूद रिजेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह की अनलिमिटेड पावर्स दी गई। इसके अलावा फेडरल कोर्ट बनाई गई, फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई, रिज़र्व बैंक बनाया गया, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसके बाद अगर देखें तो जो फेडरेशन की हमने बात की पहली, उसमें ये था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तो जितनी भी स्टेट्स थी उस वक्त, उन्होंने अनाउंस किया कि हम फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन फेडरेशन को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, गवर्नर्स की और ये बाकी लूप होल्स दे के, पावर्स दे के। तो 3 सब्जेक्ट्स बना दिए गए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट, कुछ प्रोविंसेस के पास, और फिर कुछ जो अभी तक पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट से पहले चला आ रहा था, कंकरेंट, जो दोनों के पास सेम पावर।
डायरकी को ख़त्म किया गया प्रोविंसेस में और फेडरल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। 2 हाउसेस बनाए गए फेडरल लेवल पे, यानी सेंटर पे इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस, रिलीजियस और ट्राइबल अफेयर्स का चार्ज दे दिया गया। फिर जो फेडरल लेवल पे एक और काम किया गया, फेडरल असेंबली बनाई गई। थ्री 375 मेंबर्स थे। 250 इसमें से जो थे वो इंडिया, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, वहाँ से थे। 125 नॉमिनेटेड थे स्टेट्स की तरफ से। असेंबली ने साल में एक बार मिलना था, लाजमी था कम अज़ कम। दोनों हाउसेस ने अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है सेनेट का, फिर उसका डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी होता है। असेंबली की मुद्दत 5 साल की थी, लेकिन गवर्नर जनरल के पास इख्तियार था इसको एक्सटेंड कर सकता था बगैर किसी वजह के। अपर हाउस परमानेंट बॉडी थी, हर 3 साल बाद 1/3 मेंबर्स ने रिटायर होना था, जैसे अभी सेनेट में पाकिस्तान में होता है। और इसके अलावा 260 अपर हाउस के मेंबर्स होने थे, 156 ब्रिटिश इंडिया से और 140 इंडियन स्टेट्स की तरफ से। जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, लेजिस्लेचर था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो ऐसे दिखाया गया था क्योंकि गवर्नर जनरल को इतनी इनॉर्मस पावर्स दी गई कि वो किसी भी टाइम कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया होता, गवर्नर जनरल उसको वीटो कर सकता था, बगैर कोई वजह बताए बिल रिजेक्ट कर सकता था। और लेजिस्लेटिव बॉडी का या लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें दी गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल को जो और कुछ पावर दी गई, एक तो अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स, अनलिमिटेड लॉ एंड ऑर्डर की, किसी को भी पकड़ दकड़ कर सकता था, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की अनलिमिटेड पावर, पब्लिक सर्वेंट को सेफ गार्ड करने की अनलिमिटेड पावर, ब्रिटिश गुड्स जो थी वहाँ पे जो इंपोर्ट होती थी इंडिया में, उनके सेफ गार्ड की भी पावर्स, यानी उन पे टैक्सेस ना हो, ब्रिटिश चीज़ें ज़्यादा बिकें, वो भी इसके पास हैं। और इंडियन स्टेट्स को सेफ गार्ड करने की भी अनलिमिटेड पावर्स थी इसके पास। और इसके अलावा वो किसी की एडवाइस पे भी अमल करने का पाबंद नहीं था। किन मैटर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो सैक कर सकता था या अपॉइंट कर सकता था अपनी मर्ज़ी से, जिन्होंने अफेयर चलाने थे स्टेट के। ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता था अनलिमिटेड, किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर सकता था। असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। ये गवर्नर जनरल की इतनी अनलिमिटेड पावर थी। प्रोविंशियल मैटर्स में अनलिमिटेड इंटरफेरेंस कर सकता था। असेंबली को डिबेट से रोक सकता था किसी मैटर पे। ऑलरेडी अप्रूव्ड बिल्स को वापस भेज सकता था बगैर किसी वजह के, साइन किए बगैर। और इसके अलावा काउंसलर्स को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ अफेयर्स
अपॉइंट और सैक कर सकता था। फिर फेडरल कोर्ट बनाई गई जो हमने ऊपर देखा, उसमें कम से कम 6 जजेस जो है रखे गए। जो इंडियन कौंसल थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो अबॉलिश कर दी गई। अब वो एडवाइजरी कैपेसिटी में 2-3 लोगों को रख सकता था, सारी पावर्स गवर्नर जनरल को दे दी। तो इस पे फिर रिएक्शन ये आया कि सारी पार्टीज़ ने इसे कंडेम किया, ख़ास तौर पे ये गवर्नर्स और गवर्नर जनरल की पावर में। इस टॉपिक पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास करके इसे कंडेम किया, कांग्रेस ने कंडेम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि ऐसा नहीं लाना चाहिए था जिसे सारी पार्टीज़ कंडेम कर रही हैं, क्योंकि ये मज़ीद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडियंस और ऑटोनमी के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये कंसेंसस रहा कि इससे इम्प्लीमेंट होने दिया जाए, मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने जिन्ना के वर्ड से कि इट वाज थॉरोली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। ए बी कीथ उसने इसे बास्टर्ड फेडरलिज्म का निज़ाम कहा। मौलवी ए के फजलुल हक ने कहा कि इट नीदर इंश्योर्ड मुस्लिम राज नॉर द हिंदू राज बट ओनली द ब्रिटिश राज। इसके अलावा जो पंडित नेहरू लाल थे, उन्होंने इस एक्ट को इक्वेट किया कि ये ऐसी मशीन की तरह है दैट हैज़ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। लेकिन ये फिर खैर हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद फिर कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज़ बनाई, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।